नमस्कार, मेरा नाम पीयूष तिवारी है। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, तहकीके फिरोज शाही के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है मिन्हास है, बरनी है, उत्बी है या मेगास्थनीज है। देखा जाए मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, उत्बी ने किताबुल यामनी की रचना की थी, और यहीं पर देखा जाए मिन्हास ने तौकात ए नासरी नामक पुस्तक लिखी थी। तौकात ए नासरी, ठीक है। तौकात ए नासरी पुस्तक मिन्हास ने लिखी थी, किताबुल यामनी उत्बी ने लिखी, और इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, तहकीके फिरोज शाही के जो लेखक हैं वो बरनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध किसने जीता है। तो आपके ऑप्शन है बाबर ने जीता है, इब्राहिम लोदी ने जीता है, शेर शाह सूरी ने जीता है या राणा सांगा ने जीता है। यदि पानीपत के प्रथम युद्ध की बात की जाए तो यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और इसमें विजय जो प्राप्त की थी बाबर ने की थी। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आपसे यही पूछ लिया जाए पानीपत का प्रथम युद्ध कब संपन्न हुआ था, तो आपको याद रखना है 21 अप्रैल 1526 को यह युद्ध हुआ था। इसमें बाबर की विजय हुई थी। तो चलिए देखते हैं हम बाबर के द्वारा लड़े गए भारत में समस्त युद्धों को क्रमवार तरीके से देखेंगे, जिससे आपको याद करने में, मेमोराइज करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो पहला युद्ध था इनका भारत के अंदर पानीपत का युद्ध, और इब्राहिम लोदी बाबर के बीच में हुआ था, और इसने पानीपत का प्रथम युद्ध जीतकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। ठीक है, तो यदि आपसे पूछ लिया जाए बाबर ने किसको हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी, तो आपको याद रखना है इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने भारत में इस्लाम वंश की स्थापना की। ठीक है, बाबर के द्वारा लड़ा गया दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध, जो कि 17 मार्च 1527 में लड़ा गया था। युद्ध लड़ा गया 1527 ईस्वी में। ठीक है, यदि खानवा की युद्ध की चर्चा की जाए तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। बाबर और राणा सांगा के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई। बाबर ने यह युद्ध जीतकर गाजी की उपाधि धारण की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, यदि आपसे पूछ लिया जाए बताइए बाबर ने किस युद्ध की विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की, तो आपको याद रखना है खानवा विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, अगला युद्ध देखते हैं इनका। एक युद्ध इन्होंने लड़ा था चंदेरी का युद्ध, और यह हुआ था 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच में। ठीक है, तो आपको याद रखना है चंदेरी का युद्ध जो हुआ था 1528 ईस्वी में बाबर मेदिनी राय के बीच में हुआ था। इसमें बाबर की विजय हुई। बाबर ने चंदेरी युद्ध के विजय के बाद मेदिनी राय की जो 2 पुत्रियां थीं इनको अपने साथ ले आए। एक पुत्री को इन्होंने हुमायूं को सौंप दिया और दूसरी पुत्री को कामराज को प्रदान किया। चंदेरी के युद्ध के बाद एक युद्ध हुआ था घग्गर का युद्ध, और यह युद्ध लड़ा गया था 1529 ईस्वी में। घग्गर का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था, और यह युद्ध बाबर का अंतिम युद्ध था, और यह युद्ध अपने आप में प्रथम था क्योंकि यह जल और थल दोनों जगह लड़ा गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बाबर का वह कौन सा युद्ध है जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था, तो आपको याद रखना है घग्गर का युद्ध। ठीक है, और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु आगरा में होती है। ठीक है, तो आगरा में इसकी 1530 में मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं को भी हम लोग देखते हैं। तो इसकी आत्मकथा है, इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। आत्मकथा थी इसकी तुजुक ए बाबरी। ठीक है,
तो इसने बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम तुजुक-ए-बाबरी था, और यह चगताई तुर्क भाषा में लिखी गई थी, क्योंकि बाबर की जो भाषा थी वो चगताई थी, चगताई तुर्क। ठीक है, तो बाबर की जो आत्मकथा थी तुजुक-ए-बाबरी थी और इसकी भाषा तुर्क थी या चगताई तुर्क थी, क्योंकि बाबर की भाषा चगताई तुर्क थी। ठीक है, तुजुक-ए-बाबरी का फारसी में जो अनुवाद किया था, फारसी में वह किया था अब्दुल रहमान खान ने। ठीक है, अब्दुल रहमान खान। ठीक है, तो आपको याद रखना है बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी है जो कि चगताई तुर्क भाषा में लिखी गई है, और इसका फारसी अनुवाद जो किया था अब्दुल रहमान खान ने किया था। आशा करते हैं आपको जितना भी पढ़ाया गया है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको आगे आने वाले एग्जामों में अच्छा परफॉर्म करना है तो वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। ठीक है, बीच में छोड़ के जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैं भी मेहनत करूंगा, आप भी मेहनत करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आज का। अगला प्रश्न है आपका, किस अनुच्छेद में धन विधेयक का वर्णन है? आपके ऑप्शन है 110 में है, अनुच्छेद 124 में है, अनुच्छेद 123 में है या अनुच्छेद 111 में है। अगला प्रश्न है आपका, किस अनुच्छेद में धन विधेयक का वर्णन है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 110 में है, अनुच्छेद 124 में है, अनुच्छेद 123 में है या अनुच्छेद 111 में। तो आपको बताना है धन विधेयक किस अनुच्छेद में है। आपके पास ऑप्शन है 110, 124, 123 या 111 में। यदि बात की जाए 111 अनुच्छेद 111 की, तो इसमें जो भी विधेयक पास होते हैं चाहे राज्यसभा में हो या लोकसभा में, वह राष्ट्रपति के पास जाएंगे और राष्ट्रपति की इच्छा है वो इसको स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं। यह आपकी बात कही गई अनुच्छेद 111 में। ठीक है, यदि अनुच्छेद 123 की बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि जब भी आपका सदन ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश पारित कर सकता है। ठीक है, तो अध्यादेश पारित करने की जो शक्ति है अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है। ठीक है, अध्यादेश पारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है, जब भी सदन ना चले तो उसमें क्या कर सकता है, वो अध्यादेश पारित कर सकता है। वहीं पे यदि अनुच्छेद 124 के बारे में देखा जाए तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई है। ठीक है, तो 124 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है और यह सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बताता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 110। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कुमार संभव किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है कालिदास की है, जायसी की है, शूद्रक की है या कल्हड़ की है। यदि कल्हड़ की बात की जाए तो इनकी रचना है राजतरंगिणी। मलिक मोहम्मद जायसी हैं, तो जायसी ने पद्मावत और अखरावट की रचना की। और शूद्रक की बात की जाए तो इन्होंने मृच्छकटिकम नामक पुस्तक की रचना की थी। मृच्छकटिकम। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। कुमार संभव ऋतु संभव की जो रचना है वो आपके कालिदास ने की है, तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। कुमार संभव के जो रचनाकार हैं या राइटर हैं, लेखक हैं, जो भी आप कहें, वो आपके कालिदास हैं, तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है भूटान, नेपाल को कहा जाता है, बांग्लादेश को कहा जाता है या पाकिस्तान को कहा जाता है।
आपसे पूछा गया है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है, 8 अक्टूबर या 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए बताइए। यदि देखा जाए 10 जनवरी को तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 8 मई को देखा जाए तो रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, और रेड क्रॉस दिवस की जो स्थापना की थी वो हेनरी ड्यूनेंट ने की थी, और शांति का प्रथम नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो हेनरी ड्यूनेंट को ही मिला था। ठीक है, तो याद रखना है आपको 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहीं पर बात की जाए 8 मार्च को तो ये होता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, या हिंदी में बोला जाए तो विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, महिला दिवस, तो आपका 8 मार्च को मनाया जाता है विश्व महिला दिवस। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा रोग आनुवांशिकी रोग नहीं है? आपके पास ऑप्शन है एड्स, डाउन्स, रंग दृष्टिहीनता या थैलीसीमिया। तो यदि देखा जाए थैलीसीमिया आपका आनुवांशिक रोग है, रंग दृष्टिहीनता भी आनुवांशिक रोग है, और डाउन्स भी आपका एक आनुवांशिक रोग है। तो आनुवांशिक रोग वे रोग होते हैं जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं, माँ बाप के द्वारा बच्चों में जो रोग जाते हैं उन्हें आनुवांशिकी रोग कहा जाता है। ठीक है, थैलीसीमिया, रंग दृष्टिहीनता और डाउन्स तीनों के तीनों आनुवांशिक रोग हैं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्स आनुवांशिकी रोग नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लेबनान की राजधानी है, आपके पास ऑप्शन है बेरूत है, कैनबरा है, जेरूसलम है या ब्यूनस आयरस है। ठीक है, यदि ब्यूनस आयरस की बात की जाए तो ये अर्जेंटीना की राजधानी होती है, जेरूसलम इजराइल की राजधानी है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लेबनान की जो राजधानी है वो बेरूत है। तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सार्वजनिक वितरण प्रक्रिया की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शन है अकबर ने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, शेरशाह सूरी ने की थी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो थी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1917 में हुआ था, 1918 में हुआ था, 1919 में हुआ था या 1920 में हुआ था। 1920 में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था, 1919 में आपके रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग कांड हुआ था। तो आपको याद रखना है 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। 1919 में ही आपका रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है, और 1919 में ही आपका खिलाफत आंदोलन भी चला था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। तो आपको याद रखना है 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, रॉलेट एक्ट आया था और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी 1919 में हुई थी। यदि देखा जाए 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, 1917 में देखा जाए तो चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह की जो शुरुआत है 1917 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसने गांधी को देशद्रोही फकीर कहा? आपके ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल ने, माउंटबेटन ने, सुभाष चंद्र बोस ने या नेहरू ने। नेहरू और गांधी के बीच में बहुत प्रेम था, इसी प्रेम के कारण नेहरू गांधी को बापू कह के पुकारते थे। ठीक है,
सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, राष्ट्रपिता। यदि आपसे पूछ लिया जाए गांधी जी को राष्ट्रपिता से संबोधित सर्वप्रथम किसने किया था, तो आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस ने। और देशद्रोही फकीर कहने वाला जो व्यक्ति था वो आपका विंस्टन चर्चिल था। तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एसेज ऑन गीता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है नेहरू के द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा या गांधी जी के द्वारा। एसेज ऑन गीता देखा जाए गांधी जी के द्वारा लिखित एक पुस्तक थी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ एक कंट्रोवर्शियल बुक थी इनकी। इस पे कभी और बात करेंगे। ठीक है। मेगास्थनीज को देखा जाए तो मेगास्थनीज के बारे में अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। ठीक है। और नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी नेहरू ने। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ गांधी जी ने लिखी थी। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी। और यदि देखा जाए लाला लाजपत राय, तो इन्होंने अनहैप्पी इंडिया लिखा था। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी लाला लाजपत राय ने। तो इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं दिए गए। तो आपको याद रखना है, एसेज ऑन गीता जो लिखी गई है वो अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अरविंद घोष। तो राइट ऑप्शन होगा अरविंद घोष के द्वारा एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है आपका, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने की, मोहन सिंह ने की, मोतीलाल नेहरू ने की या इनमें से किसी ने नहीं की। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह या इन्हीं को बोलते हैं कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा की गई थी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में आपकी मलाया टोक्यो में हुई थी। ठीक है। तो पूछा जाता किस जगह पे आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, तो टोक्यो में 1942 में। और कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। आजाद हिंद फौज का जो आदर्श वाक्य था, आदर्श वाक्य वह था आपका एकता, वफादारी और बलिदान। और फिर आता है आपका 1943 में आज़ाद हिंद फौज की बागडोर। और आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व करने का जो पूरा दायित्व दिया गया वह सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया। ठीक है। तो 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का जो नेतृत्व करने की जिम्मेवारी मिली वह सुभाष चंद्र बोस को मिली। और इसकी यदि स्थापना पूछी जाए तो मोहन सिंह ने की थी स्थापना। अगला प्रश्न है आपका, प्रवक्लन समिति की जुड़वां बहन कहा जाता है। आपके ऑप्शन है लोक लेखा समिति को, लोकसभा को, राज्यसभा को या इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो प्रवक्लन समिति की जुड़वां बहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि बात की जाए लोक लेखा समिति की, तो लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है। जिसमें से 15 सदस्यों का चुनाव होता है लोकसभा से और 7 सदस्य जो होते हैं वह राज्यसभा से चुने जाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पखुई वन जीव अभ्यारण्य स्थित है। आपके ऑप्शन है केरल में है, उड़ीसा में है, अरुणाचल प्रदेश में है या गोवा में है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। यदि गोवा में देखा जाए तो महावीर स्वामी उद्यान है। महावीर स्वामी उद्यान जो है आपका गोवा में है। उड़ीसा में देखा जाए तो सिमलीपाल राष्ट्रीय, यदि उड़ीसा में देखा जाए तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। केरल में यदि देखा जाए तो यहाँ पे आपका स्थित है पेरियार अभ्यारण्य। पेरियार
अभ्यारण्य। ठीक है, तो पेरियार अभ्यारण्य केरल में है, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है, और पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है, और गोवा में जो है आपका महावीर स्वामी उद्यान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है शरावती नदी पर, चिनाव नदी पर, झेलम नदी पर, या चंबल नदी पर। तो आपको बताना है गंगा सागर परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है और किस राज्य को इससे बेनिफिट होता है, लाभ होता है, ये भी आपको बताना है। तो बताइए जल्दी। शरावती नदी की बात की जाए तो शरावती परियोजना शरावती नदी पर स्थित है। और देखा जाए चेनाव तो चेनाव नदी पर दुलहस्ती परियोजना स्थित है। और यदि झेलम पर देखा जाए तो झेलम पर तुलबुल परियोजना है। ठीक है, झेलम नदी पर है, तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी पर गंगा सागर परियोजना है, और इससे लाभान्वित जो राज्य है वह है आपका एमपी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय स्थित है? आपके ऑप्शन है देहरादून में है, शिमला में है, लखनऊ में है, या कानपुर में है। यदि कानपुर के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर दलहन शोध संस्थान है, दलहन। ठीक है, लखनऊ के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे आपका विश्व शोध संस्थान है, और आयुर्वेद शोध संस्थान भी आपका लखनऊ में है। शिमला में देखा जाए तो आलू शोध संस्थान है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, तेल और प्राकृतिक गैसों का जो मुख्यालय है वह है आपका देहरादून में स्थित है। तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से क्या आहार नाल का भाग नहीं है? आपके ऑप्शन है यकृत और अग्न्याशय, ग्रासनी, मुख गुहा, और एसोफेगस। तो यदि देखा जाए एसोफेगस को, तो एसोफेगस आपका आहार नाल का हिस्सा होता है, मुख गुहा भी आपका आहार नाल का हिस्सा होता है, और ग्रसनी भी आपका आहार नाल का हिस्सा है। तो यह तीनों आपके आहार नाल के हिस्से होंगे। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत और अग्न्याशय जो है आहार नाल के हिस्से नहीं होते हैं। तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, अनुच्छेद 343 संबंधित है? आपके ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय से, राजभाषा से, पंचायती राज से, या प्रेस स्वतंत्रता से। यदि प्रेस स्वतंत्रता की बात की जाए तो 19A में बोलने का अधिकार और प्रेस स्वतंत्रता आपको दी गई है अनुच्छेद 19A में। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था जो है आपका आर्टिकल 40 या अनुच्छेद 40 में दिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए तो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय गठन की बात की गई है। तो अनुच्छेद 124 जो होगा सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित होगा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 343 जो है आपका राजभाषा के बारे में बताता है। और भारत की जो राजभाषा होगी वह कौन सी होगी? आपकी हिंदी होगी, और इसकी लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, अनुच्छेद 343 भारत की राजभाषा के बारे में बताता है, और इसमें बताया गया है कि भारत की जो राजभाषा होगी वह आपकी हिंदी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी। तो राइट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्या है? यूपी आयोजित कंपिल मेला किस से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है बुद्ध से संबंधित है, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है, पारसी धर्म से संबंधित है, मुस्लिम धर्म से संबंधित है, या जैन धर्म से संबंधित है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा कंपिल मेला जो है जैन धर्म से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की क्लास का अंत करते हैं यहीं पर। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।